अब हम लोग मेटाफेज स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मेटाफेज स्टेज की शुरुआत तब मानी जाती है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है प्रोफेज में। यानी प्रोफेज जो आपने अभी तक पढ़ा है उसमें आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो लेट प्रोफेज स्टेज होता है उसमें गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाता है कंप्लीटली, तो उस समय से माना जाता है कि मेटाफेज स्टेज की शुरुआत हो जाती है माइटोसिस के। तो आप यहां पर ये मेंशन कर लेंगे द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मेटाफेज स्टेज में तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन marks the start of मेटाफेज स्टेज। ठीक, तो मेटाफेज स्टेज की शुरुआत कब मानी जाती है? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में कब स्प्रेड कर सकते हैं? जब उसके चारों ओर की बाउंड्री समाप्त हो जाए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी न्यूक्लियस की बाउंड्री ही तो होती है। तो जब वो समाप्त हो जाएगी तो उसके अंदर जो सो कॉल्ड क्रोमोसोम्स हैं वो फैल जाएंगे साइटोप्लाज्म में। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमोसोम्स स्प्रेड आउट इन साइटोप्लाज्म। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसा कि आपने प्रोफेज में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है प्रोफेज स्टेज में। क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होने लगते हैं और मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जारी रहता है और कंप्लीट हो जाता है मेटाफेज स्टेज में। यानी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स गेट कंप्लीटेड इन मेटाफेज स्टेज। यानी कि क्रोमोसोम जब फुली कंडेंस हो जाता है तो वो वास्तविक रूप से उसका जो मॉर्फोलॉजी है यानी उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो साइज है, उसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी एक ट्रू क्रोमोसोम आपको किस फेज में दिखेगा? मेटाफेज स्टेज में दिखेगा। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, यानी मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। तो कंडेंसेशन ऑफ chromosomes is completed in मेटाफेज स्टेज। ठीक है, तो मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है और जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। जब कंडेंसेशन कंप्लीट होगा तो क्रोमोसोम अपने असली रूप में दिखाई देने लगता है। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड और क्लियरली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। तो क्रोमोसोम जो है वो उसको हम माइक्रोस्कोप में अब बहुत ही सफाई से, बहुत ही उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाने पर। अब अक्सर ये दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि ये क्रोमोसोम शब्द जो है वो हम कब यूज करते हैं किसी सेल में। देखिए, क्रोमोसोम शब्द टेक्निकली हम तब यूज करते हैं जब क्रोमैटिन थ्रेड का कंडेंसेशन हो जाता है। जैसे मान लो एक सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज स्टेज में कंडेंसेशन नहीं होता है, तो वहां पर क्रोमोसोम टर्म के जगह पर क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही इंटरफेज अवस्था बीतती है और एम फेज की शुरुआत होती है, उसमें जैसे प्रोफेज की शुरुआत होती है, तो क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और अब क्रोमोसोम दिखाई देने लगता है। क्रोमैटिन थ्रेड के जगह पर अब क्या बनने लगता है? क्रोमोसोम्स। दोनों बेसिकली हैं एक ही चीज, बस उनका स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। भाई, एक लंबा धागा है और यदि उसी धागा में क्वाइलिंग कर दीजिए तो वो धागा छोटा और मोटा हो जाएगा, उसी को क्रोमोसोम कह देंगे। तो एक तरह से क्रोमोसोम इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर देखना है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी अगर देखनी है, तो इंटरफेज में नहीं देखेंगे, किस फेज में देखेंगे? एम फेज में देखेंगे। और एम फेज का कौन सा स्टेज? मेटाफेज स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी बेस्ट दिखाई देती है, क्योंकि जितना कंडेंसेशन होना होता है वो हो चुका रहता है मेटाफेज स्टेज में। तो यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ट स्टडीड और सीन इन मेटाफेज स्टेज। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ट स्टडीड। अगर आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को अच्छे तरीके से स्टडी करनी है तो आपको सेल साइकिल के किस स्टेज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा? मेटाफेज स्टेज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? अरे भाई, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसका साइज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड साइज, तो स्ट्रक्चर हो गया, साइज हो गया, ठीक है ना। तो ये सब आपको मेटाफेज स्टेज में ही देखने को मिलता है। अच्छा, यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि जो मेटाफेज क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी अब उस क्रोमोसोम भाई हर स्टेज में जो क्रोमोसोम होगा उसको उस स्टेज के नाम पर बोलेंगे। प्रोफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम एक अपना शक्ल ले रहा होगा तो उसको प्रोफेजिक क्रोमोसोम, मेटाफेज स्टेज में मेटाफेजिक क्रोमोसोम, एनाफेज स्टेज में एनाफेजिक क्रोमोसोम, टीलोफेज स्टेज में टीलोफेजिक क्रोमोसोम। हालांकि टीलोफेज स्टेज तक आते आते फिर से क्रोमोसोम अपना स्ट्रक्चर लूज करने लगता है, फिर से क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में आने लगता है, ठीक है ना। तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम बेस्ट क्रोमोसोम माना जाता है स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिहाज से, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। और जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है उसमें आपको दो क्रोमैटिड बहुत ही क्लियरली दिखाई देते हैं, जो कि अपने सेंट्रोमियर रीजन से एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, उसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है, अटैच्ड विथ ईच अदर, जो कि एक दूसरे से अटैच रहते हैं, अटैच विथ ईच अदर या हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, या इसी को हेल्ड टुगेदर भी आप लिख सकते हैं, टुगेदर बाय देयर सेंट्रोमियर। तो उनके जो सेंट्रोमियर वाला रीजन होता है उसी रीजन पर ये एक दूसरे से हेल्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक। तो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। तो ये एक क्रोमोसोम है, एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, ठीक। और ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक। और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, इसका सेंट्रोमियर वाला रीजन ये है और इसका सेंट्रोमियर वाला रीजन ये। तो यानी
दोनों सिस्टर क्रोमैटिड के जो सेंट्रोमियर होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्यूज्ड। तो इसको हम फ्यूज्ड सेंट्रोमियर कह सकते हैं। तो ये जो रीजन है इसको आप कह सकते हैं ये फ्यूज्ड, दोनों क्रोमैटिड के सेंट्रोमियर अलग अलग होते हैं, तो यहाँ फ्यूज्ड सेंट्रोमियर शब्द इस्तेमाल करेंगे, फ्यूज्ड सेंट्रोमियर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से चिपके हुए हैं, किस रीजन में? उनके सेंट्रोमियर वाले रीजन में से आपस में चिपके हुए हैं। तो आपने जो चीज समझी वो यही समझी कि नॉर्मली जो इंटरफेज स्टेज होता है उसमें क्रोमैटिन थ्रेड होता है, ऐसे देखिए, और जब आप आते हैं एम फेज में तो वो क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? क्रोमोसोम का रूप ले लेता है, यानी मोटा और छोटा हो जाता है। तो क्रोमैटिन थ्रेड धागा जैसा दिखता है, ठीक है, और इसी धागे में जब क्वालिंग होने लगेगी तो वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्रोमैटिन थ्रेड और क्रोमोसोम है एक ही चीज, बस इनका जो अपीयरेंस है वो अलग अलग तरीके से होता है। क्रोमैटिन थ्रेड शब्द या क्रोमैटिन मटेरियल शब्द आप कब इस्तेमाल करेंगे? इंटरफेज स्टेज में, यानी इंटरफेज स्टेज में क्रोमोसोम नहीं टर्म यूज होता है। टेक्निकली हम बोल देते हैं कि एक सेल में क्रोमोसोम इतना है, अब वो सेल अगर डिवाइड नहीं कर रही है तो कभी एम फेज में आएगी नहीं, वो हमेशा इंटरफेज स्टेज में ही रहेगी। जैसे पढ़े होंगे ना कि कोई सेल जिसको डिवाइड नहीं करना होता है वो G1 फेज से जो है वो G0 फेज में चली जाती है। तो उस समय उसमें क्रोमोसोम होगा कि क्रोमैटिन थ्रेड होगा? क्रोमैटिन थ्रेड होगा, लेकिन उसको हम क्रोमोसोम कहते रहते हैं कि अब ह्यूमन की कोई भी स्किन सेल निकालो और वो स्किन सेल तो डिवाइड मान लो नहीं कर रही है, लीवर सेल निकालो, किडनी सेल निकालो, वो डिवाइड तो नहीं कर रही है, तो G0 फेज में ही है वो, तो उसके अंदर क्रोमोसोम टेक्निकली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर क्रोमैटिन थ्रेड होना चाहिए। तो हम बोलते हैं ना 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, वो 46 क्रोमैटिन थ्रेड है टेक्निकली। जब वो डिवाइड करने जाएगी, जब एम फेज में जाएगी, तब उसमें क्रोमैटिन थ्रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम टर्म जो है आप कब यूज करेंगे? एम फेज में यूज करेंगे, क्योंकि एम फेज में ही जाने पर क्रोमैटिन थ्रेड में क्वाइलिंग शुरू हो जाती है, यानी अब देखिए जो मेटाफेसिक क्रोमोसोम होता है उसमें सेंट्रोमियर वाले रीजन में एक स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर भी कहा जाता है। ये हम लोग जब सेल चैप्टर पढ़े थे तो वहां भी आपको बताया गया था ये चीज। तो आप ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए सिस्टर क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमोसोम का दो सिस्टर क्रोमैटिड है और ये इनका सेंट्रोमियर वाला रीजन है, ठीक, ये मान लो सेंट्रोमियर वाला रीजन है। अब दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड का जो सेंट्रोमियर वाला रीजन है वो तो आपस में फ्यूज्ड है, ठीक, और ये फ्यूज्ड सेंट्रोमियर है। अब इस सिस्टर क्रोमैटिड का सेंट्रोमियर ये है, इस सिस्टर क्रोमैटिड का सेंट्रोमियर ये है और दोनों आपस में फ्यूज्ड है, ठीक, तो हमने लिख दिया इसको फ्यूज्ड सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर वाले हिस्से पर एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है दोनों ही तरफ। इस सिस्टर क्रोमैटिड का काइनेटोकोर अलग होगा, इस सिस्टर क्रोमैटिड का काइनेटोकोर अलग होगा, तो इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। और इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, तो ये स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये सेंट्रोमियर के ऊपर पाया जाता है चिपका, ठीक है। तो स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर के ऊपर ये पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये भी स्पिंडल फाइबर का बना होता है, मेड अप ऑफ स्पिंडल फाइबर, जो एनसीईआरटी बुक लिखी है। तो काइनेटोकोर जो है ये स्पिंडल फाइबर का बना होता है, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, स्पिंडल फाइबर का बना होता है, मेड अप ऑफ। अब एनसीईआरटी बुक लिखी है तो मैं भी ये बता रहा हूं, मेड अप ऑफ स्पिंडल फाइबर,
यानी इसमें भी आपको स्पिंडल फाइबर दिखाई देंगे, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसको बोल दिया है कि काइनेटोकोर इज अ स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, इट इज मेड अप ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक। और इससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, ये स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट है। तो ये स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर वाले स्ट्रक्चर से, काइनेटोकोर से अटैच रहते हैं। और काइनेटोकोर जो है वो किसके सरफेस पर पाया जाता है? सेंट्रोमियर के सरफेस पर पाया जाता है। तो यदि क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर नहीं होगा तो काइनेटोकोर भी नहीं होगा, तो स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट भी नहीं हो पाएगा। और ये स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए होता है। एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम बिखर गए हैं साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपीयर होने से, डिसइंटीग्रेट होने से, इन सभी क्रोमोसोम को खींच करके लाया जाता है सेल के इक्वेटोरियल प्लेट पर। सेल का जो बीच वाला प्लेन होता है उस पर खींच के लाया जाता है इन सारे क्रोमोसोम्स को। तो उसके लिए स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम से चिपक जाते हैं, उसके काइनेटोकोर से उसको खींचते हैं ताकि सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाए। उसी को मेटाफेजिक प्लेट भी कहा जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम का मूवमेंट इक्वेटर की तरफ होता है और सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर चले आते हैं मेटाफेज स्टेज में। तो अभी तो हम आपको मेटाफेजिक क्रोमोसोम के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो काइनेटोकोर समझ में आ गया, स्पिंडल फाइबर अटैच रहता है काइनेटोकोर वाले हिस्से से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये एक तरह से साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है स्पिंडल फाइबर के लिए। जो आपको दिख रहा है कि स्पिंडल फाइबर कहाँ पर जाकर अटैच होते हैं? काइनेटोकोर से। तो इसको हम वही तो लिख रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर, यानी काइनेटोकोर इज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, यानी स्पिंडल फाइबर इसी जगह पर आकर के अटैच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब आकर के इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये एक सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो आपने गायब कर दिया है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अब मान लीजिए एक सिस्टर क्रोमैटिड ये है, एक सिस्टर क्रोमैटिड ये है, ऐसे ही एक क्रोमोसोम का, ऐसे ही दूसरे क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमैटिड ये है और एक सिस्टर क्रोमैटिड ये है। मान लो एक सेल में दो क्रोमोसोम है और यह सिस्टर क्रोमैटिड का सेंट्रोमियर है, ये इस सिस्टर क्रोमैटिड का सेंट्रोमियर है और दोनों सेंट्रोमियर आपस में फ्यूज्ड है। एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम है, उसका दोनों सिस्टर क्रोमैटिड का ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। और इसके ऊपर ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर, इधर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर, ये भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोसोम होता है, वो पोल्स पर चले जाते हैं, जो कि प्रोफेज स्टेज में बताया था कि ये सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम मूव कर जाते हैं कहाँ पर? सेल के पोल्स पर। तो आपने सेंट्रोसोम, जैसे ये एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, दोनों सेंट्रियोल 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं और चारों ओर पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है, तो इसको सेंट्रोसोम कह देते हैं। तो वही चीज है, सेंट्रोसोम कहिए, सेंट्रियोल कहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए कि सेंट्रोसोम अगर बोल रहे तो दिमाग में क्या इमेज होगा, सेंट्रियोल बोल रहे तो क्या दिमाग में इमेज होगा, ठीक है। तो ये सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है ना। और ये जो सेंट्रोसोम है, ये ध्यान रखेंगे, ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम है, इसमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक। अब यहां पर स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट आप दिखाएंगे। सेंट्रोसोम जो होता है आपको मालूम है एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो ये ध्यान रखेंगे, चित्र एनिमल सेल का है, ठीक। और एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल होता है उससे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले रहते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले रहते हैं, इन्हीं को एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर।
क्या बोलते हैं, एस्टर कहा जाता है इनको, एस्टर। तो सेंट्रोसोम से क्या निकलता है, एस्टर निकलते हैं। एस्टर किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के, ठीक है। और इसी एनिमल सेल में जो माइटोसिस होता है उसमें सेंट्रियोल हिस्सा लेता है, तो उसको सेंट्रिक माइटोसिस कहते हैं, सेंट्रिक माइटोसिस कहा जाता है। और एनिमल सेल में सेंट्रियोल से एस्टर भी निकलते हैं, तो इसको यानी कि एस्ट्रल माइटोसिस भी कहा जाता है, एस्ट्रल माइटोसिस भी कहा जाता है कि बिना सेंट्रियोल के एस्टर रेज नहीं बनेंगे, एस्टर या एस्टर रेज कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लांट सेल अगर होती तो ये चीज आपको नहीं दिखता है यहाँ, और जब ये नहीं सेंट्रियोल नहीं दिखता तो फिर एस्टर रेज भी नहीं दिखते। तो अगर प्लांट सेल की बात करें, यानी प्लांट सेल, अगर इन प्लांट सेल की बात करें तो इसमें एसेंट्रिक माइटोसिस होगा या एनेस्ट्रल माइटोसिस होगा, एसेंट्रिक माइटोसिस, ठीक है। यहाँ सेंट्रिक माइटोसिस है एनिमल में, प्लांट में एसेंट्रिक माइटोसिस है। और प्लस इसमें जब सेंट्रियोल नहीं होगा प्लांट में तो एस्ट्रल रेज भी नहीं बनेंगे, एनेस्ट्रल माइटोसिस, एनेस्ट्रल माइटोसिस। और ये एस्टर होता क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं लंबे लंबे, ये इसी सेंट्रियोल से निकलते हैं। और ये जो देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे भी जाके चिपक जाते हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे भी जाके चिपक जाते हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एस्टर जो है वो टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, जिसको आप माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। तो बना दीजिए। अब स्पिंडल फाइबर जो है वो भी स्पिंडल फाइबर और एस्टर ये दोनों निकलते हैं सेंट्रियोल से। तो ये देखो स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो गया, ये आके अटैच हो गया, ये देखो अटैच हो गया, तो ये स्पिंडल फाइबर हो गया। यही जो हमने आपको स्पिंडल फाइबर दिखाया है, यही तो है वो स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक। और आप देख रहे हो क्रोमोसोम कहां पर मौजूद है, क्रोमोसोम जो है ये जो सेल है इसका जो बीच वाला प्लेन, एकदम बीचों बीच, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इसी इक्वेटोरियल प्लेन में ये मौजूद है, इसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो ये जो आपको दिख रहा है ये इक्वेटोरियल प्लेन इसको कहते हैं, और मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अभी तुमको यहाँ दिख रहे हैं, हो सकता है ये क्रोमोसोम यहाँ हो, ये क्रोमोसोम यहाँ हो, तो स्पिंडल एपरेटस पहले जुड़ेगा, उसके बाद उनको खींच करके वो कहाँ ले आएगा, मेटाफेजिक प्लेट पर लेके आएगा। यहाँ पर देखो, समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, तो मान लेते हैं क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर है, ऐसे समझिए, ठीक। यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर है, सेंटर में नहीं है दोनों क्रोमोसोम, और इक्वेटोरियल प्लेट ये है, ये मान लो बीच वाला प्लेन है। 3D व्यू में देखोगे तो ऐसे ये बीच, ये प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन है, या उसी को मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट उसको कहा जाता है। अब यहां सेंट्रियोल है और यहां सेंट्रियोल है, मान लेते हैं ये सेंट्रियोल एनिमल सेल में। और अगर प्लांट सेल है तो वहां सेंट्रियोल नहीं होगा, वहां सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होकर के स्पिंडल फाइबर आएगा, ठीक है। तो ये जो काइनेटोकोर है, एक सिस्टर क्रोमैटिड का जो काइनेटोकोर होता है वो एक पोल से जो स्पिंडल फाइबर निकल रहा है उससे अटैच हो जाता है, और जो दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड का काइनेटोकोर है वो दूसरे पोल से जो स्पिंडल फाइबर आता है उससे अटैच हो जाता है। यानी कि अगर एक क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमैटिड है, उनमें हर सिस्टर क्रोमैटिड का काइनेटोकोर अलग अलग पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक स्पिंडल फाइबर अगर इस पोल से आया है तो दूसरा स्पिंडल फाइबर भी इसी पोल से आकर के इस काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा, नहीं।
एक क्रोमोसोम में जो दो सिस्टर क्रोमैटिड हैं उनके काइनेटोकोर्स अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे। ठीक, एक ही पोल से दो स्पिंडल फाइबर आए और दोनों ही काइनेटोकोर से जुड़ गए अलग अलग, तो ऐसा नहीं देखा जाता। अगर ऐसा बन रहा है तो वो डिफेक्टिव है। तो अब देखो क्या होगा कि ये स्पिंडल फाइबर और ये इसके काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा और ये वाला स्पिंडल फाइबर इस क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। अब तुम क्या देख रहे हो कि ये स्पिंडल फाइबर छोटा है, स्मॉल, और ये स्पिंडल फाइबर क्या है, लंबा है, लॉन्ग, और यहां ये वाला स्पिंडल फाइबर लंबा है, लॉन्ग, और ये वाला स्पिंडल फाइबर छोटा है, स्मॉल। अब ये क्रोमोसोम को यहां आना है और इस क्रोमोसोम को यहां जाना है। तो जब इसको यहां जाना है तो ये स्पिंडल फाइबर छोटा होता जाएगा और ये वाला स्पिंडल फाइबर लंबा होता जाएगा, और इस क्रोमोसोम को यहां आना है तो ये वाला स्पिंडल फाइबर लंबा होता जाएगा और ये वाला स्पिंडल फाइबर छोटा होता जाएगा। तो स्पिंडल फाइबर पहले अटैच होते हैं काइनेटोकोर से। एक क्रोमोसोम में जो दो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ठीक, एक सिस्टर क्रोमैटिड एक पोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर से अटैच रहता है और दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे पोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर से अटैच रहता है। तो हो सकता है कि एक स्पिंडल फाइबर, एक तरफ का स्पिंडल फाइबर छोटा हो, एक तरफ का स्पिंडल फाइबर बड़ा हो, जैसा कि इस चित्र में दिखा है, छोटा हो बड़ा हो। तो और सारे क्रोमोसोम को कहां पर अलाइन होना है आकर के मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेजिक प्लेट पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होना है। तो एकदम सेल के बीचों बीच सारे क्रोमोसोम आ जाएंगे। जो इधर उधर बिखरे थे क्रोमोसोम, वो सबको खींच के कहां ले आना है, मेटाफेजिक प्लेट पर लाना है, इक्वेटोरियल प्लेट पर लाना है। ठीक है, तो ये जो है ये वाला स्पिंडल फाइबर छोटा होगा, खींचेगा क्रोमोसोम को, किधर खींचेगा, इक्वेटर पर, और ये लंबा हो जाएगा। भाई ये खींचेगा तो इसको लंबा होना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट होता है। बीच बीच में ट्यूबुलिन प्रोटीन घुसती रहती है, इसमें घुसती रहेगी, इसमें से ट्यूबुलिन प्रोटीन निकलती रहेगी। अब इसमें से, क्योंकि स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का, तो माइक्रोट्यूब्यूल से जब ट्यूबुलिन प्रोटीन निकलती रहेगी तो छोटा होता जाएगा, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन घुसती रहेगी तो बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से ट्यूबुलिन प्रोटीन निकलना, ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ना, जब माइक्रोट्यूब्यूल के साथ होता है ऐसा, तो स्पिंडल फाइबर छोटे और बड़े होते जाते हैं और इसी को स्पिंडल अपैरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिंडल अपैरेटस। देखो, स्पिंडल का मतलब ही होता है, स्पिंडल शब्द का मतलब जानते हो, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो बीच में चौड़ा हो और दोनों किनारे उसके क्या हो, पतले हो। बीच में चौड़ा है, दोनों किनारे क्या है, पतले, तो इसको बोलते हैं स्पिंडल अपैरेटस। तो स्पिंडल अपैरेटस इसको कहा जाता है। और ये सिमेट्रिकल स्पिंडल अपैरेटस है। सिमेट्रिकल मतलब समझ रहे हो, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट के इधर वाला जो हाफ है और इक्वेटोरियल प्लेट के इधर वाला जो हाफ है, यानी ये जो स्पिंडल हाफ है और ये जो स्पिंडल हाफ है, दोनों हाफ बराबर है। अगर ये प्लेट थोड़ा खिसक के नीचे आ जाए, यहां आ जाए, तो ये वाला स्पिंडल हाफ छोटा हो जाएगा और ये वाला स्पिंडल हाफ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर जो माइटोसिस होता है या ज्यादातर जो सेल डिवीजन होते हैं, उसमें सिमेट्रिकल स्पिंडल अपैरेटस बनता है। ठीक है, तो मेटाफेज स्टेज में तुमको क्या क्या चीज देखने को मिला कि मेटाफेज स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपीयर होने से क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखर गए थे, उन सबके काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हो जाता है। अटैचमेंट समझा दिया कैसे होता है, और इन सभी क्रोमोसोम को खींच करके कहां ले आया जाता है, अलाइन किया जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पर। एकदम जो सेल है उसका जो बीच वाला प्लेट है, मेटाफेजिक प्लेट उसको बोलते हैं, वहां अलाइन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये ध्यान रखेंगे, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज स्टेज इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। तो स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट काइनेटोकोर से कब देखेंगे, मेटाफेज स्टेज में देखेंगे, और क्रोमोसोम को खींच करके इक्वेटोरियल प्लेट पर या मेटाफेजिक प्लेट पर लेके आना, यानी ये जो मूवमेंट होगा क्रोमोसोम का, यानी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स मेटाफेजिक प्लेट, या सो दैट ऑल क्रोमोसोम गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेजिक प्लेट, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेटाफेज स्टेज। तो आपको मेटाफेज स्टेज जो है वो समझा दिया, यानी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर, और
मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर और मेटाफेजिक प्लेट, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस काम में मदद कौन करता है? स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर हम एनाफेज स्टेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए मेटाफेज स्टेज में तो सारे क्रोमोसोम्स अपने सिस्टर क्रोमैटिड के साथ इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं और वो सारे सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग एक ही क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो अलग अलग पोल से आए हुए स्पिंडल फाइबर से अटैच रहते हैं थ्रू काइनेटोकोर। अब क्या होता है एनाफेज स्टेज में, जो एक क्रोमोसोम का जो दो सिस्टर क्रोमैटिड होता है आपस में कहाँ से अटैच रहता है? सेंट्रोमियर से अटैच रहता है और उन दोनों के सेंट्रोमियर फ्यूज्ड रहते हैं। तो एनाफेज स्टेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, यानी जो दोनों फ्यूज्ड सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाते हैं, यानी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ही दोनों का फ्यूज सेंट्रोमियर अलग होगा तो ऊपर एक तरफ का सिस्टर क्रोमैटिड अलग और एक तरफ का सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएगा। ठीक, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा किस स्टेज में? एनाफेज स्टेज में। ठीक, और या इसी को हम कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम था वो स्प्लिट कर गया, उसके दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए और जब सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे तो उनको न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम कहेंगे। यही सिस्टर क्रोमैटिड जो है जब अलग हो जाएंगे एक दूसरे से तो इनको डॉटर क्रोमोसोम कहा जाएगा, जो कि आगे बनने वाले न्यूक्लियस में जाएंगे। टीलोफेज स्टेज में जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो एक तरफ का जो न्यूक्लियस होगा उसमें एक तरफ के सिस्टर क्रोमैटिड चले जाएंगे, दूसरी तरफ जो न्यूक्लियस बनेगा उसमें दूसरी तरफ के सिस्टर क्रोमैटिड चले जाएंगे। तो सिस्टर क्रोमैटिड तब तक आप टर्म यूज करेंगे जब तक दोनों चिपके हुए। जैसे ही अलग हो गए तब वो सिस्टर क्रोमैटिड नहीं रहे, वो डॉटर क्रोमोसोम या क्रोमोसोम कहे जाएंगे, न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम कहे जाएंगे। आप कह सकते हैं कि जो न्यूली फॉर्म क्रोमोसोम कहे जाएंगे वो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के न्यूली फॉर्म क्रोमोसोम कहे जाएंगे, जो अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग होता है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है इस वजह से, और अब उनको हम न्यू क्रोमोसोम कहेंगे या डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियाई, जो दो न्यूक्लियाई बनने वाले हैं उनका। और क्रोमोसोम अब जो न्यूली फॉर्म क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल के तरफ मूव भी करने लगेंगे। ठीक, यही होता है एनाफेज स्टेज में। तो आइए इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो एनाफेज स्टेज में होता क्या है? एनाफेज स्टेज में दो चीज होती है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है या इसी को बोल सकते हैं क्रोमोसोम स्प्लिटिंग होती है। क्रोमोसोम स्प्लिटिंग होगी, ठीक, क्रोमोसोम स्प्लिटिंग होगी एज अ रिजल्ट टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड, अलग हो जाते हैं, गेट सेपरेटेड। ठीक, सेपरेटेड। तो ये ध्यान रखना है। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा या क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होगी और उसके वजह से जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे एंड आर नाउ कॉल्ड, और सेपरेट होने के बाद क्या कहा जाएगा? नाउ कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम्स या न्यू क्रोमोसोम्स, डॉटर और न्यू क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियाई। जो आगे चल के भी न्यूक्लियस बनेगा ना उसी में तो जाएंगे, ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियाई। ठीक, और फ्यूचर कौन सी न्यूक्लियाई? डॉटर न्यूक्लियाई, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई जो टीलोफेज में बनने वाली होगी। अब इसके बाद तो टीलोफेज आएगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे, ये जो न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम होंगे इनका मूवमेंट किधर होगा? इनका मूवमेंट अपोजिट पोल की तरफ होगा। These newly formed chromosomes will move towards opposite poles। ठीक, वही स्पिंडल फाइबर के मदद से। तो और स्पिंडल फाइबर उनके सेंट्रोमियर वाले रीजन से अटैच रहता है काइनेटोकोर के जरिए। ठीक है, तो अगर सेंट्रोमियर नहीं होगा किसी क्रोमोसोम में तो क्रोमोसोम का मूवमेंट भी नहीं होगा।
काइनेटोकोर नहीं होगा तब भी मूवमेंट नहीं होगा, सेंट्रोमियर नहीं होगा तब भी मूवमेंट नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर नहीं होगा तब भी मूवमेंट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेगा कि कौन सी चीजें हैं जो क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए जरूरी है। तो उसके लिए पहले तो स्पिंडल फाइबर जरूरी है, उसके बिना अटैचमेंट, उसके बिना तो मूवमेंट, वो कौन खींचेगा क्रोमोसोम को। और दूसरा चीज, स्पिंडल फाइबर अटैच कहाँ होता है, काइनेटोकोर से अटैच होता है, वो भी नहीं रहेगा तो स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट ही नहीं दिखा पाएगा। तीसरा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर नहीं होगा तो काइनेटोकोर कहाँ से अटैचमेंट दिखाएगा, और स्पिंडल फाइबर फिर कैसे अटैच होगा काइनेटोकोर से। तो सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर, और एनिमल सेल के केस में सेंट्रियोल भी जरूरी है, क्योंकि सेंट्रियोल नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर कैसे निकलेगा। प्लांट सेल होगी तो उसमें सेंट्रियोल की आवश्यकता नहीं होगी, वहां बिना सेंट्रियोल के मदद के भी स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं, उसका एक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एक एंड काइनेटोकोर से। और जब सेंट्रियोल होगा तो एक एंड सेंट्रियोल से अटैच होगा स्पिंडल फाइबर का, दूसरा एंड काइनेटोकोर से अटैच होगा स्पिंडल फाइबर का। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनाफेज स्टेज में दो चीजें, मुख्य चीजें जो ऑब्जर्व होती हैं वो हमने आपको समझा दिया है, तो उसको चित्र से भी समझ लीजिए कि मान लीजिए ये सेल है, और यहां पर क्या हो रहा है कि आप जो देख रहे हैं इसमें स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रही है। जैसे ये देखिए ध्यान से, ये सेंट्रोमियर था और ये सेंट्रोमियर था। अब ये दोनों सेंट्रोमियर की क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। ये सेंट्रोमियर है इस क्रोमैटिड का, और ये सेंट्रोमियर है इस क्रोमैटिड का। अब देखिए दोनों के बीच में गैप आ गया, तो गैप आ गया तो आप लिखेंगे ना स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो आप देख रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया। ठीक है, तो सेंट्रोमियर जब स्प्लिट कर गया तो अब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो गए, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक, और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो गए, और आपको ये तो बनाना पड़ेगा, अलग अलग पोल से ये दोनों अटैच है सिस्टर क्रोमैटिड इस तरह से। ठीक, और अब ये इधर मूव कर जाएगा और ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड इधर मूव कर जाएगा। तो हम इनको सिस्टर क्रोमैटिड कहें या न्यू फॉर्म्ड क्रोमोसोम कहें या डॉटर क्रोमोसोम कहें, सब एक ही चीज है, बस नाम बदल के अलग होने के बाद टेक्निकली अब उसको न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम कहेंगे। जब तक अलग नहीं हुआ था तब तक वो सिस्टर क्रोमैटिड था, अलग हो गया तो अब तो फिर वो सिस्टर कहाँ रहा, तो सेपरेट हो गया, सटा था तब तक सिस्टर था, अलग हो गया तो फिर अब सिस्टर टर्म नहीं यूज करेंगे। ये बात समझ में है? तो इनके बीच में अब दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सिस्टर क्रोमैटिड इधर मूव करेगा, 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 यानी अब यहाँ 4 क्रोमोसोम हो गए। कितने क्रोमोसोम हो गए? 4। जब तक सेपरेट नहीं हुए थे तब तक 2 क्रोमोसोम थे, ये दोनों सटे थे तो 2 क्रोमोसोम थे, ये 2, ये 1 और ये 1, लेकिन जब अलग हो गए तो कितने क्रोमोसोम हो गए? 4। तो क्रोमोसोम का नंबर एनाफेज स्टेज में डबल हो जाता है। ठीक, तो क्रोमोसोम नंबर डबल्स इन एनाफेज स्टेज। ठीक है, समझे ना भैया? ठीक है, तो पहले जब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड आपस में चिपके थे तो गिनती यही करते थे। ठीक, लेकिन जब ये दोनों सेपरेट हो गए तो अब 2 के बजाय 4 हो गए ना, अब तो 4 क्रोमोसोम हो गए ना। तो पहले टोटल 2 था संख्या, अभी संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4, एक ही सेल में 4 क्रोमोसोम हो गए। तो क्रोमोसोम नंबर डबल्स इन एनाफेज स्टेज आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग होने से क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। देखो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम तभी हो जाता है जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। भैया जब 2 सिस्टर क्रोमैटिड आ गए, एक क्रोमैटिन थ्रेड से 2 क्रोमैटिन थ्रेड बन गए, लेकिन वो दोनों थ्रेड आपस में चिपके हैं, तो गिनती वो एक ही थ्रेड की होगी जब तक अलग नहीं होंगे। तो समझ में आया?
तो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन पूछेगा, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज। लेकिन क्रोमोसोम नंबर की डबलिंग किस फेज में होगी? वो तब होगी जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद एनसीईआरटी बुक लिखती है कि जब ये मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ, एक पोल ये है और एक पोल ये है, आप यहाँ सेंट्रियोल बनाइए ना बनाइए, अगर बना देते हैं तो एनिमल सेल, नहीं बनाते हैं तो प्लांट सेल, ठीक है। अब जब ये मूव करते हैं तो मूवमेंट में भी कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना, इनका जो मूवमेंट होता है उसमें जो इनका सेंट्रोमियर होगा वो उसका मुंह पोल की तरफ होगा, यानी मूवमेंट ऐसे होगा वास्तव में। स्प्लिट होते समय तो आप देखिए अलग हो गए, लेकिन जब ऊपर बढ़ने लगेंगे तो इनका ओरिएंटेशन ऐसा हो जाता है, ऐसे लटक जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। तो मूवमेंट जब होगा वास्तव में, तो ड्यूरिंग मूवमेंट टुवर्ड्स पोल, ड्यूरिंग मूवमेंट टुवर्ड्स पोल क्या देखेंगे आप? इनका जो लीडिंग एज है, इनका जो पोल के तरफ वाला सिरा है वो सेंट्रोमियर होता है उधर, और जो इक्वेटोरियल प्लेट थी ना, इक्वेटोरियल प्लेट के तरफ इनके जो आर्म्स होंगे, तो ध्यान रखेंगे इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ इनके क्या होंगे? आर्म्स होंगे, ठीक है, आर्म्स। जो उनके आर्म्स होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ होंगे। तो सेंट्रोमियर जो होगा वो लीडिंग एज बनाएगा। क्या बनाएगा? लीडिंग एज। तो पूछा जाएगा कि लीडिंग एज या लीडिंग एंड, लीडिंग एंड कौन बनाता है? सेंट्रोमियर। ट्रेलिंग एंड कौन बनाता है? ट्रेलिंग मतलब जो पीछे की तरफ है वो आर्म। तो आर्म जो है वो ट्रेलिंग एंड बनाएगा और सेंट्रोमियर जो है वो लीडिंग एंड बनाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि जब न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम मूव करते हैं पोल के तरफ तो लीडिंग एंड की तरफ क्या होगा? आर्म होंगे कि सेंट्रोमियर होंगे? ट्रेलिंग एंड की तरफ क्या होगा? आर्म होगा कि सेंट्रोमियर होगा? तो क्या कहेंगे? कहेंगे सेंट्रोमियर लीडिंग एंड की तरफ होगा और आर्म जो होगा वो ट्रेलिंग एंड बनाएगा, यानी वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ होगा, सेंट्रोमियर आगे की तरफ, मतलब सेंट्रोमियर मूवमेंट की तरफ आगे रहेगा, आर्म्स उसके पीछे रहेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमैटिड थे वो अपोजिट पोल पर चले गए, अपोजिट पोल पर चले गए। तो अब क्रोमोसोम नंबर की डबलिंग हो गई एनाफेज स्टेज में। ये एनसीईआरटी बुक नहीं लिखती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम टीलोफेज स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टीलोफेज स्टेज जो होता है वो कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज होता है, ठीक है ना, टीलोफेज स्टेज। और टीलोफेज स्टेज के शुरुआत में आप देखेंगे कि तब तक जो न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम है, डॉटर क्रोमोसोम है, वो अपोजिट पोल तक पहुंच जाते हैं सेल के। और जब ये क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं पोल्स पर सेल के, तो उसके बाद इनमें डीकॉन्डेंसेशन होने लगता है, मतलब वो फिर से अनकॉइल होने लगते हैं, फिर से वो अपना क्रोमोसोम वाला रूप जो है वो खत्म करने लगते हैं और क्रोमैटिन थ्रेड वाले रूप में आने लगते हैं। तो एक इस तरह से टीलोफेज स्टेज में आप देखेंगे कि क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर जाता है। जो क्रोमोसोम आपको अलग अलग दिख रहा था, जिसको आप आसानी से काउंट कर सकते थे मेटाफेज स्टेज में, एनाफेज स्टेज में, और टीलोफेज स्टेज में जब सारे क्रोमोसोम इकट्ठा हो जाएंगे पोल पर और धीरे धीरे वो क्रोमोसोम फिर से अनकॉइल होने लगेंगे, तो आपस में वो क्या हो जाएंगे? फिर से इंटरमिंगल्ड हो जाएंगे। तो आपको फिर अलग अलग क्रोमोसोम नहीं दिखाई देगा। तो क्रोमोसोम लूजेस इट्स इंडिविजुअलिटी, डीकंडेंसेशन अकर्स, ठीक है, when all chromosome move towards opposite pole। तो जब सारे क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर मूव कर जाएंगे, आधे क्रोमोसोम एक पोल पर चले गए, आधे क्रोमोसोम एक पोल पर चले गए। सिस्टर क्रोमैटिड आधा आधा कहने का मतलब क्या है? हालांकि क्रोमोसोम तो बराबर बराबर ही पहुंचे हैं ना, पहले दो क्रोमोसोम थे, हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड था, क्रोमैटिड सेपरेट हो गया। तो यहाँ आधा कहने का मतलब टोटल क्रोमोसोम के नंबर का आधा नहीं बोल रहा हूँ, तो टोटल क्रोमोसोम नंबर तो उतने ही रहेंगे अपोजिट पोल पर। एक क्रोमोसोम का आधा मेरे कहने का मतलब है। तो एक क्रोमोसोम का आधा हो गया, वो कंप्लीट क्रोमोसोम अब मान लिया गया ना अलग होने के बाद। तो
कुल मिलाकर के टीलोफेज स्टेज में क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं वो सारे क्रोमोसोम जो है वो डीकॉन्डेंसेशन दिखाते हैं, मतलब अनकॉइलिंग दिखाते हैं, जिससे कि वापस वो क्रोमैटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो क्रोमोसोम टर्म आप अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब क्रोमैटिन थ्रेड इस्तेमाल करेंगे टीलोफेज स्टेज में। और ये लिख दिया साफ साफ, क्रोमोसोम लूजेस इट्स इंडिविजुअलिटी इन टीलोफेज स्टेज, क्रोमोसोम शो डीकॉन्डेंसेशन। ठीक है, इसके बाद जो क्रोमोसोम का क्लस्टर, क्रोमैटिन थ्रेड का जो क्लस्टर अपोजिट पोल पर जमा हो जाता है, उसके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, अंदर न्यूक्लियोलस भी आ जाता है, प्लस बाहर साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, ये सब रीअपीयर हो जाते हैं। ठीक, तो ये चीज होता है टीलोफेज स्टेज में, इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, तो टीलोफेज स्टेज में हुआ क्या? टीलोफेज स्टेज में सबसे पहला है कि क्रोमोसोम्स रीच द अपोजिट पोल। क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल तक जो है पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम्स रीच द अपोजिट पोल्स। ठीक है, डीकॉन्डेंसेशन मतलब आप इसको अनकॉइलिंग कह सकते हैं, अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम एट पोल्स। पोल पर पहुंच गए तो उनका अनकॉइलिंग होना शुरू हो जाता है, वो अनकॉइल होने लगते हैं। ठीक, डीकॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एट पोल्स टू फॉर्म क्रोमैटिन थ्रेड। तो फिर से क्रोमैटिन थ्रेड बनने की शुरुआत, क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन थ्रेड, यही बनता रहता है। इंटरफेज में क्रोमैटिन थ्रेड, एम फेज में क्रोमोसोम, फिर इंटरफेज में क्रोमैटिन थ्रेड। तो टीलोफेज में क्रोमैटिन थ्रेड बनेगा तभी ना उसके बाद इंटरफेज स्टेज आएगा साइटोकाइनेसिस के बाद। तो ध्यान रखिए, तो डीकॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एट पोल्स टू फॉर्म क्रोमैटिन थ्रेड या मटेरियल। ठीक, एनसीईआरटी मटेरियल लिखती है। और जब ये सारे क्रोमैटिन थ्रेड वहीं बनेंगे तो आपस में उलझ जाएंगे, तो क्रोमोसोम लूज देयर इंडिविजुअलिटी, तो आप इसको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, देयर इंडिविजुअलिटी। तो ये अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, क्रोमोसोम में डीकॉन्डेंसेशन होने लगेगा जिससे क्रोमैटिन थ्रेड बनने लगेंगे, क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं टीलोफेज स्टेज में। तो एनाफेज स्टेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है और जो न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट दिखाते हैं। और टीलोफेज स्टेज जब आता है तब तक ये पहुंच जाते हैं अपोजिट पोल पर। तो कहने का मतलब है टीलोफेज स्टेज में आपको क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर इकट्ठा मिलेंगे और उसी ने मिलेगा क्रोमोसोम रीचेस अपोजिट पोल। जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर रीच करेगा समझ जाओ कौन सा फेज है, टीलोफेज स्टेज। तो टीलोफेज स्टेज की पहचान है क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर दिखेंगे, क्रोमोसोम जो है वो अपना स्ट्रक्चर को अब डिसऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, और जिससे कि क्रोमैटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो सके, उनमें डीकॉन्डेंसेशन होगा, अनकॉइलिंग होगी और क्रोमोसोम लूज देयर इंडिविजुअलिटी। इसके बाद मतलब आप चित्र से समझ लेंगे। इसके बाद इसमें आप क्या देखेंगे कि जो क्रोमोसोम, आप देखिए ये क्रोमोसोम जब पहुंच गया पोल पर, ऐसे समझो, ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम पहुंच गए होंगे पोल पर इक्वेटर से, ऐसे इस पोल पर भी बहुत सारे क्रोमोसोम पहुंच गए होंगे। ठीक है, तो अब ये क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल होने लगे, ऐसे ये क्रोमैटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये भी क्रोमोसोम क्रोमैटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो गया। अभी जब क्रोमोसोम क्रोमैटिन थ्रेड में कन्वर्ट होगा, पतला होगा, लंबा होगा, तो सभी आपस में उलझने लगेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ इसमें कितने क्रोमोसोम है ये थोड़ी पता चल रहा था, इस स्टेज में तो साफ बता दे रहे थे, इस स्टेज में नहीं बता पाएंगे। तो क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर जाता है। और अब उसके बाद इसके चारों ओर, अब इसके अंदर न्यूक्लियोलस आ जाता है और इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। न्यूक्लियोलस आ जाता है और चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, आ गई न्यूक्लियोलस,
आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियर इन्वॉल्व डेवलप्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वॉल्व उसको एनसीईआरटी में लिखा है डेवलप्स, न्यूक्लियोलस डेवलप्स, ठीक। और फिर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, गोल्गी बॉडी आ जाता है, इधर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, गोल्गी बॉडी भी आ जाएगा। यानी एक सेल में दो न्यूक्लियस आ गए, ये डॉटर न्यूक्लियस, अब इसको डॉटर न्यूक्लियस बोल सकते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक। लेकिन अभी एक सेल, ये टीलोफेज स्टेज है, इसमें अभी वॉल नहीं बना है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, तो एक सेल में कितना न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस हो गया, तो दिस इज टीलोफेज स्टेज, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो टीलोफेज स्टेज आपको समझा दिया गया। यहाँ पर क्रोमोसोम टर्म के जगह पर कौन सा टर्म फिर वापस यूज करने लगेंगे, क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमोसोम थोड़े देर के लिए यहाँ टर्म रहेगा, जब ये क्रोमैटिन थ्रेड में चेंज हो जाएगा, तो जैसे ही क्रोमैटिन थ्रेड में चेंज होगा इसकी इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाएगी, अलग अलग आप पहचान नहीं कर पाएंगे कौन सा वाला कौन सा क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमैटिन थ्रेड किस क्रोमोसोम से बना है, ठीक। ये वाला भी क्रोमैटिन थ्रेड में चेंज हो गया, ये वाला भी क्रोमैटिन थ्रेड में चेंज हो गया, आपस में मिक्स हो गए, पता ही नहीं चला। यहाँ तो दो क्रोमोसोम है, ऐसे ही सोचो 46 क्रोमोसोम होंगे तो 46 थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे और थ्रेड सारा आपस में मिल जाएगा, तो इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई वो। तो जैसा कि आपको बताया गया कि टीलोफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर जाते हैं, मतलब ये एक तरह से कहा जाए कि वो डिस्क्रीट एलिमेंट के रूप में जो उनकी पहचान थी वो समाप्त हो जाती है। मतलब एनसीईआरटी उसको लिखता है कि डिस्क्रीट एलिमेंट के रूप में जो क्रोमोसोम की पहचान है वो समाप्त हो जाती है, डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल के रूप में उनकी जो पहचान है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद अब हम लोग साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एम फेज में दो पार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में जो है उसमें 4 स्टेजेस होते हैं, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो हमने समझा दिया है। अब हम साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे। तो जब एक सेल में दो न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर आ गए तो अब उनके बीच में एक सेपरेशन स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे कि दो सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। तो इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिड का डिस्ट्रीब्यूशन, साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब होगा। तो साइटोकाइनेसिस अब हम लोग पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनल्स बिटवीन डॉटर सेल्स, ये होता है, ठीक। तो एनसीईआरटी बुक लिखती है कि माइटोसिस में सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ था उनका पृथक्करण, उनका सेपरेशन यानी सेग्रीगेशन होता है अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक। आपने देखा था कि जो क्रोमोसोम की डबलिंग हुई थी वो डबल जो क्रोमोसोम थे वो फिर अलग अलग हो गए और अलग अलग न्यूक्लियाई में पहुंच गए, ठीक। अब इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी बंटवारा होता है और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है उनका भी बंटवारा होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। इसी को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। ऑर्गेनल भी तो साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है ना, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस का 2 मेथड होता है, ठीक है, 2 मेथड्स होते हैं साइटोकाइनेसिस के एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। एक को बोलते हैं सेल फरो मेथड, और दूसरा होता है सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट मेथड, ठीक है। सेल फरो मेथड जो है वो एनिमल सेल में देखा जाता है, इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में देखा जाता है, इन एनिमल सेल्स, ठीक है। और सेल प्लेट मेथड जो है वो प्लांट सेल में देखा जाता है, इन प्लांट सेल्स, ठीक है। अब जो सेल फरो मेथड होता है इसमें जो सेल होती है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट करके अंदर की तरफ आती है। अब जैसे देख लो, ये मान लो एक सेल था, इसमें 2 न्यूक्लियस बन गया, ठीक है, सेल था और इसमें 2 न्यूक्लियस बन गया। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये सेल है और इसमें 2 न्यूक्लियस बन गए, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपको मालूम है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर बाउंड्री होती है। तो इसी में इन्वेजिनेशन होता है कुछ इस तरह से,
ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वाइग्रेट करेगी, यानी बाहर से, यानी जो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो अंदर की तरफ धंसने लगेगी चारों तरफ से, ठीक है। तो धीरे धीरे सेपरेशन, तो देखो इन्वेजिनेशन हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इस तरह से एक समय आएगा कि ये पूरा का पूरा एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा देखो इन्वेजिनेशन एकदम अंदर तक चला गया, और जब ये भी यहाँ समाप्त हो जाएगा, देखो यहाँ इन्वेजिनेशन, तो दो डॉटर सेल बन जाएगी, डॉटर सेल बन जाएगी। तो ये इन्वेजिनेशन हो रहा है, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है और उससे दो सेल बन जाती है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है सेल फॉर्मेटेड एनिमल सेल में, ठीक है। लेकिन अगर प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में देखिए क्या होगा, ये मैं 3D स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्लांट सेल में बना रहा हूँ, और प्लांट सेल में जो सेल वॉल होगी, ये देखिए ये 3D स्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है। अब इसमें एक न्यूक्लियस जो है इधर है स्पोर पर, एक न्यूक्लियस स्पोर पर। तो इसमें क्या होता है, ये मान लो, और जो इक्वेटोरियल प्लेन है, आपको मालूम था क्रोमोसोम किस प्लेन पर थे, इक्वेटोरियल प्लेन, यहीं से क्रोमोसोम मूव करके इधर गए थे, इधर गए थे। तो ये मान लेते हैं इक्वेटोरियल प्लेन है, और ये इक्वेटोरियल प्लेन को डिसाइड कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी प्लेन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन प्लांट में कौन डिसाइड करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स के अवशेष मिलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन पर। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है यही सेल वॉल के प्लेन को डिसाइड करते हैं कि सेल वॉल इस प्लेन में बनेगी कि इस प्लेन में बनेगी। तो माइक्रोट्यूब्यूल अगर इस प्लेन में है तो सेल वॉल इस प्लेन में बनेगी, ठीक। और इसी के ऊपर सेल प्लेट, मतलब मिडिल लेमला, कैल्शियम पेक्टेट आपको बताए थे सेल चैप्टर में, इस पर आकर के गोल्गी बॉडी आकर के इसके ऊपर मटेरियल छिड़कने लगती है, वही पेक्टिन पदार्थ, पेक्टिन छिड़कने लगती है, उसको मिडिल लेमला कहते हैं। तो मिडिल लेमला कंपोनेंट होता है सेल प्लेट का। तो याद रखेंगे, इस पर सेल प्लेट बनने लगती है, और सेल प्लेट का फॉर्मेशन अंदर से बाहर की तरफ होता है। देखो इस तरह से, इस तरह से ये देखो वॉल बन रही है और अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, ये हो गया वॉल का फॉर्मेशन। यानी पहले वॉल मटेरियल सेंटर में ले डाउन होगा, उसके बाद धीरे धीरे वॉल मटेरियल बाहर की तरफ आता जाएगा, ऐसे ऐसे वॉल बनती जाएगी और बाहर की तरफ बनती जाएगी। तो वॉल का फॉर्मेशन बाहर, अंदर से बाहर की तरफ होता है वॉल का फॉर्मेशन, ठीक। तो इसको बोलते हैं कि प्लांट सेल में जो सेपरेशन होता है साइटोप्लाज्म का, वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है, ठीक। वॉल आपको पहले सेंटर में दिखेगी, फिर बाहर की तरफ दिखेगी। जबकि इसमें क्या है, सेपरेशन पहले बाहर हो रहा है, फिर अंदर हो रहा है। पहले ये वाला पार्ट सेपरेट हो रहा है, फिर ये वाला पार्ट सेपरेट होगा। यहाँ क्या हो रहा है, इस केस में देखो क्या हो रहा है, इस केस में पहले अंदर वॉल बनी है, पहले बीच वाला पार्ट सेपरेट हुआ है, फिर ये वॉल और बड़ी होती जाएगी, फिर ये वॉल और बड़ी होती जाएगी, फिर ये वॉल और बड़ी होती जाएगी, फिर ये पूरी तरह से सेल को डिवाइड कर देगी। तो इसको बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। तो सेल प्लेट मेथड में जो वॉल फॉर्मेशन होता है, वॉल फॉर्मेशन जो होता है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरी, ध्यान रखिएगा, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है। और जो सेल फरो मेथड होता है, इसमें जो सेपरेशन होता है साइटोप्लाज्म का, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, ये ध्यान रखें। तो फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, अंतर यह है कि इसमें सेल प्लेट बनता है, ठीक है, और सेल प्लेट किस प्लेन पर बनेगा, जिस प्लेन पर माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल ही डिसाइड करते हैं कि सेल वॉल का फॉर्मेशन किस प्लेन में होगा, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ सेल, ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल डिसाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन ऑफ सेल वॉल, और उसमें सेल प्लेट बनती है। सेल वॉल तुरंत नहीं बनती है, पहले सेल प्लेट बनती है, बाद में फिर इसके ऊपर सेल्यूलोज डिपॉजिट हो जाता है तो सेल वॉल बनता है। यानी सेल वॉल से पहले दो प्लांट सेल के बीच में क्या बनती है, सेल प्लेट। वो सेल प्लेट होती क्या है, वो मिडिल लेमला होती है, वो कैल्शियम पेक्टेट होता है। उसके बाद धीरे धीरे दोनों साइड से, अब मान लो कि ये सेल प्लेट बन गई, तो अब इस साइड से इसके ऊपर सेल्यूलोज डिपॉजिट होगा, इस साइड से सेल्यूलोज डिपॉजिट होगा, तो अब ये सेल वॉल बन गई,
ठीक। लेकिन पहले तो कोई चीज चाहिए ना बीच में, सेल प्लेट, जिसके ऊपर इधर वाली सेल भी डिपॉजिट करेगी सेल वॉल, इधर वाली सेल भी डिपॉजिट करेगी सेल वॉल, तो ऊपर से और नीचे से दोनों से सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट होगा। लेकिन किस पर? बीच में जब एक प्लेट रहेगी, और वो प्लेट क्या होती है? मिडिल लैमेला, उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, ठीक। और ये सब गोल्गी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल, ये सब मिल करके सारा काम करते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो अच्छा, कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गया लेकिन बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब मल्टीपल माइटोसिस हो रहा है। एक मान लो अभी आपने जो चित्र देखा, इसमें क्या देखा? एक सेल में एक न्यूक्लियस था, उसके बाद वो इंटरफेज में गई और एम फेज में गई, तो कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस। अब इस 2 न्यूक्लियस बनने के बाद मान लो बीच में साइटोकाइनेसिस ना हो, फिर से इसमें कैरियोकाइनेसिस हो जाए, अभी 2 से फिर 4 न्यूक्लियस बन गए, इस 2 से 1 से 2, फिर इस 1 से 2, फिर इसमें फिर से ऐसे, तो पता चला कि एक सेल में खाली न्यूक्लियस ही बढ़ता जा रहा है, वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। तो जब किसी सेल में कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो वो सेल मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है। एक सेल में आप देख रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि आप यहां देख रहे हैं कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो जब कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो उस केस में सेल बिकम्स मल्टीन्यूक्लिएट, और उसको एनसीईआरटी बुक लिखता है सिनसाइटियम। क्या लिखता है? सिनसाइटियम। तो ये जो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन बन रही है ऐसे कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, उसको एनसीईआरटी बुक लिखता है सिनसाइटियम। जो नारियल का पानी होता है वो एक्चुअली एंडोस्पर्म होता है, लिक्विड ऑफ कोकोनट। नारियल का जो पानी है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, और वो सिनसाइटियम का एग्जाम्पल है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ये सिनसाइटियम का एग्जाम्पल है। लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ये सिनसाइटियम का एग्जाम्पल है। बेटा मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको सीनोसिटिक बोलना चाहिए। सीनोसिटिक का मतलब होता है जब कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, बार बार न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो एक समय आएगा कि सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो इस कंडीशन को सीनोसिटिक कहा जाता है, सीनोसाइटिक कहा जाता है। इनफैक्ट ये जो कंडीशन है, ठीक है, यही सही है, ये नहीं सही है। सिनसाइटियम का मतलब, सिन मतलब जुड़ना, साइटियम मतलब सेल। 2 सेल के जुड़ने से या कई सेल के जुड़ने से उनका बीच का वॉल डिसॉल्व हो गया और सबका न्यूक्लियस एक कॉमन चेंबर में आ गया, इसको बोलते हैं सिनसाइटियम। सिनसाइटियम, सिन मतलब जुड़ना, साइटियम मतलब सेल। तो बहुत सारी सेल जब आपस में चिपक जाएंगी और उनके बीच में जो वॉल्स हैं वो डिसॉल्व हो गई, तो एक ऐसी बड़ी सेल बनेगी जिसमें, जो कि कई सेल के फ्यूजन से बनी है, तो उनका साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा, न्यूक्लियस भी मिक्स हो जाएगा, उनके बीच का वॉल खत्म हो जाएगा, तो उसको सिनसाइटियम कहा जाता है। बट यहाँ एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि एक सेल में जब बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड करके बढ़ जाते हैं तो उसको सिनसाइटियम लिख रहा है। नहीं, एक सेल में न्यूक्लियस डिवाइड करके जब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो उसको सीनोसिटिक कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से जो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट है वो सिनसाइटियम नहीं है, वो सीनोसाइट है या सीनोसिटिक कंडीशन है। बट एनसीईआरटी बुक ने अब उसको सिनसाइटियम लिख दिया है, तो मैं भी यही बताऊंगा, टेस्ट में भी आएगा तो यही लिखना होगा। अब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वो नहीं चलेगा, तो वहां सिनोसाइटिक ही आंसर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? एक सेल में अगर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं तो 2 वजह हो सकती है। या तो उस सेल में ओरिजिनली एक न्यूक्लियस था, वो बार बार कैरियोकाइनेसिस करके अपनी संख्या बढ़ा लिया, तो वो सिनोसिटिक कंडीशन होगी। लेकिन अगर वो एक सेल में आपको जो बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं वो इस वजह से दिख रहे हैं कि शुरू में बहुत सारी सेल थी जो आपस में चिपकी और उनके बीच का जो कॉमन वॉल था वो गल गया, तो अब वो खाली बाहरी वॉल बची है, तो आपको तो नहीं पता ना, आपको तो सीधे वो सेल दे दिया गया जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है।
तो अगर इस तरीके से उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आए हैं जो अलग अलग सेल के थे, लेकिन सेल के फ्यूजन की वजह से उनकी कॉमन वॉल डिसॉल्व हो गई और एक सेल की अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस दिखने लगे, तो वो सिंसाइटियम है। ठीक है, ये एनिमल्स में ज्यादातर देखा जाता है सिंसाइटियम। जो एस्केरिस की जो बॉडी वॉल होती है, एस्केरिस एक निमेटोड है, एक वर्म है, उसका जो एपिडर्मिस होता है वो सिंसाइटियम होता है। सारी सेल अलग अलग होती है, बट बीच में उनकी वॉल डिसॉल्व हो जाती है और सबका साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है, तो लगता है कि एक सेल है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। दैट इज सिंसाइटियम। तो फिलहाल अब एनसीईआरटी बुक ने लिखा है इसको सिंसाइटियम, तो मैं भी यहाँ सिंसाइटियम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि माइटोसिस यूजुअली डिप्लॉयड सेल तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइटोसिस इज यूजुअली, देखिए यूजुअली लिख रहा हूं मैं, यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। यानी जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको अधिकांशतः उसी में ही माइटोसिस दिखता है। ठीक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं में आप माइटोसिस देखते हैं। ठीक है, लेकिन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब डिप्लॉयड सेल, कहने का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म माइटोसिस इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, यानी इसके अंदर जो सेल होगी वो क्या होगी, डिप्लॉयड सेल होगी। और डिप्लॉयड सेल का मतलब हम आपको बता चुके हैं क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी धरती पर एनिमल्स होते हैं, जैसे लोअर प्लांट्स है, सम सोशल इंसेक्ट्स है, जिसमें कि हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस देखा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि बट सम लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट्स, कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं, कुछ सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, आर हैप्लॉयड, वो हैप्लॉयड होते हैं, यानी उनके अंदर हैप्लॉयड सेल्स होती हैं। हैप्लॉयड सेल्स होती हैं, हम आपको डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल के बारे में पहले भी बता चुके हैं। हैप्लॉयड सेल्स होती हैं, ठीक, दे आल्सो शो माइटोसिस, तो वो भी माइटोसिस दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कहना कि केवल डिप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस होता है, पूरी तरह से ये सही नहीं है। केवल डिप्लॉयड सेल में नहीं, हैप्लॉयड सेल भी, कुछ हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस, सारी हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस नहीं होता, मैं ये भी बता दूं आपको। सारी डिप्लॉयड सेल माइटोसिस दिखाती हैं, कुछ हैप्लॉयड सेल भी माइटोसिस दिखाती हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइटोसिस इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। यहाँ यूजुअली लिखा है, ओनली तो नहीं लिखा ना ज्यादातर केस में, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे एल्गी है, फंजाई है, ठीक है ना, खासकर हम एल्गी में अगर बात करें तो वहां पर फिर सोशल इंसेक्ट्स में जैसे हनी बी है, हनी बी में जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स मतलब जो मेल्स होते हैं हनी बी के, वो हैप्लॉयड होते हैं, तो उसमें हैप्लॉयड सेल से स्पर्म बनता है माइटोसिस से। ठीक है, तो हनी बी सोशल इंसेक्ट है, उसमें जो ड्रोन्स होते हैं मेल, वो हैप्लॉयड होते हैं। लोअर प्लांट में लिख लो, एल्गी है, वो हैप्लॉयड होता है। आगे पढ़ाएंगे जब हम तुमको प्लांट्स के बारे में पढ़ाएंगे, प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे तो वहाँ एल्गी का भी जिक्र करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। और इनमें भी माइटोसिस देखा जाता है। तो माइटोसिस केवल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म तक ही सीमित नहीं है, ये कुछ हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी माइटोसिस दिखाते हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। ये सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस नहीं है, ये सिग्निफिकेंस बताने से पहले ये बताना जरूरी समझा है एनसीईआरटी बुक ने। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है कि माइटोसिस जो होता है उससे क्या क्या होता है। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है, पहले ही आपको बताया जा चुका है। यानी इसमें जो पेरेंट सेल है उसमें जितना क्रोमोसोम नंबर होता है, डॉटर सेल में भी उतना ही क्रोमोसोम नंबर आता है। यानी एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती है, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनती है, और
इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर जितना होगा उतना ही क्रोमोसोम नंबर इसमें उतना ही होगा, ठीक है। यानी क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, क्रोमोसोम नंबर इज सेम, यानी इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए कहते हैं कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। और जो डॉटर सेल होती है वो जेनेटिकली सिमिलर भी होती है, जेनेटिकली सिमिलर होती है, यानी कोई डिफरेंस नहीं होता है, यानी ये क्लोन्स होते हैं एकदम से। यानी कहने का मतलब है एक पेरेंट सेल से जो दो डॉटर सेल बनेगी, एक सेल है डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाई, तो दो डॉटर सेल एकदम से हूबहू सिमिलर होगी, क्रोमोसोम नंबर भी सेम होगा, जीन्स भी सारे सेम होंगे, यानी दे आर जेनेटिकली सिमिलर। यह माइटोसिस का जो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। एक सेल दूसरे सेल से अलग नहीं होगी। मान लो लीवर सेल डिवाइड हो रही है, तो अगर एक लीवर सेल से दो लीवर सेल बनी, अगर दोनों सिमिलर नहीं होंगी तो पता चला एक सेल तो लीवर जैसा काम कर रही है, एक सेल कुछ और काम करने लगेगी, क्योंकि जीन्स उसमें बदल गए, जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, तब तो फिर वो लीवर का कबाड़ा निकल जाएगा, लीवर कुछ और बन जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए माइटोसिस जो है वो स्ट्रक्चर के फंक्शन को बदलने नहीं देता है, उसके कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को बदलने नहीं देता है, ठीक, क्योंकि जो भी डॉटर सेल बनेगी सब सिमिलर होगी। और ये दोनों डॉटर सेल तो आपस में सिमिलर होंगे ही, इसमें वो सारी प्रॉपर्टी रहेगी जो पेरेंट की प्रॉपर्टी थी। तो पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो अपने प्रॉपर्टी को हूबहू दे देगा अपने डॉटर्स को, तो ये सब सिमिलर होंगे, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ये ध्यान रखना है माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है। और दूसरा सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इक्वेशनल डिवीजन है, दूसरा चीज इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ठीक, और ये जेनेटिकली सिमिलर होती है। दूसरा ये सेल ये ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिना माइटोसिस के ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करेगा? एक बच्चा ग्रो करके बड़ा होता है तो सेल डिवाइड होती है तभी ना। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत जरूरी होता है कि ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस की वजह से होता है। फिर सेल रिपेयर, कहीं चोट लग गई, वहां की सेल हट गई, मर गई, तो बगल वाली सेल डिवाइड करके उसको रिपेयर कर देगी। तो एक तरह से जो तीसरा सिग्निफिकेंस होता है माइटोसिस का, वो ध्यान रख लेंगे आप, उसको कहते हैं रिपेयर, ठीक है। तो इसमें रिपेयर एंड हीलिंग, चोट लग गई है तो कहीं सेल डैमेज हो गई है या सेल की डेथ हो गई है तो उसको रिप्लेस करना है, तो वो माइटोसिस से सेल जो मौजूद अगल बगल की सेल है माइटोसिस के द्वारा उसको रिपेयर कर देंगी, उसको जो है वहाँ से हटा देंगी और नई सेल उसके जगह पर आ जाएगी। तो ये हो गया माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, जब सेल की ग्रोथ होती है तो सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो के आधार पर। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, मान लो ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक, ये N है और ये C है। तो जब सेल की ग्रोथ होती है, तो सेल की जब ग्रोथ होती है तो उसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, ठीक है। अब मान लो साइटोप्लाज्म दुगना हो गया, ठीक है, और न्यूक्लियस तो नहीं बढ़ा है। तो अब क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोलिंग स्टेशन होता है ऑफ द सेल। तो पहले न्यूक्लियस जो था, जितना साइटोप्लाज्म था उसको वही एक न्यूक्लियस आराम से कंट्रोल कर सकता था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ गई है तो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल रेंज से बाहर हो गया है साइटोप्लाज्म, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म आ जाने की वजह से अब उस एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म पर उस मौजूदा न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो फिर सेल डिवाइड करनी पड़ती है ताकि अब दो न्यूक्लियस बन जाएं सेल के से, जिससे कि वो फिर से उस साइटोप्लाज्म के उसी रेशियो को कंट्रोल कर सके। यानी जब एक N एक C को कंट्रोल करता है तो यहाँ पर एक N के मुकाबले 2 C आ गया है, तो इसलिए सेल की मजबूरी है कि नहीं तो मर जाएगी, कंट्रोल नहीं हो पाएगा पूरे साइटोप्लाज्म पर, तो वो डिवाइड कर जाती है ताकि N/C क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अपने N/C रेशियो को कांस्टेंट करने के लिए सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सेल डिवाइड टू रिस्टोर द N/C रेशियो। तो सेल डिवाइड टू रिस्टोर N/C
रेशियो, मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ n/c1 है, मान लो एक n है एक c, यहाँ देख रहे हो n/c जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब तुम देख रहे हो कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है, अब देखो यहाँ n/c था, यहाँ n/2c हो गया। ठीक, तो जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होगी तो n/c रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा? n/c रेशियो घटेगा। नहीं समझे? देखो यहाँ n था, c था, एक n था और एक c था, तो n/c लिख दिया 1, तो इसका रेशियो n/c 1 आ गया। अब यहाँ पर एक n है और 2c है, साइटोप्लाज्म डबल हो गया, बढ़ गया साइटोप्लाज्म। ठीक, तो अब n/2c हो गया, यानी हाफ हो गया ना। ये 1 था, यहाँ क्या हो गया, हाफ हो गया। n/c रेशियो इज इक्वल टू 1/2 हो गया। यहाँ n/c रेशियो क्या हो गया, 1, क्योंकि n की भी वैल्यू 1 है, c की भी वैल्यू 1 है, तो 1n/1c, तो n/c 1 हो गया। उसी तरह से यहाँ एक n है, यहाँ 2c है, तो n/c क्या हो गया, हाफ। तो तुम यहाँ देख रहे हो इस सेल में n/c 1 है और इस सेल में 1/c क्या है, हाफ है, तो n/c रेशियो कम हो गया। ठीक है, तो इस n/c रेशियो को फिर से 1 करने के लिए डिवाइड हो जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म, अब 2 यूनिट साइटोप्लाज्म को कंट्रोल के लिए 2 न्यूक्लियस चाहिए, तो n 2 न्यूक्लियस आ गए। तो याद रखिए एक सेल डिवाइड क्यों होती है, क्योंकि जब सेल का ग्रोथ होगा, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, तो वो बढ़ा हुआ साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करने की क्षमता उस मौजूदा न्यूक्लियस में नहीं है, तो इसलिए अब वो सेल डिवाइड कर जाती है और एक एक्स्ट्रा और न्यूक्लियस बना देती है। ठीक, ताकि फिर से n/c रेशियो रिस्टोर हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो एक सेल डिवाइड करती है अपने n/c रेशियो को मेंटेन रखने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, जो कि ओरिजिनल जो भी रेशियो होता है। ठीक, और सेल डिवाइड करेगी कब, जब n/c रेशियो बढ़ेगा कि n/c रेशियो घटेगा। n/c रेशियो बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के मुकाबले साइटोप्लाज्म कम है, लेकिन n/c रेशियो घटने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के मुकाबले साइटोप्लाज्म ज्यादा है, न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर हो रहा है साइटोप्लाज्म, तो n/c रेशियो कम। n/c रेशियो अगर किसी सेल का कम हो रहा है मतलब समझ जाओ उसका साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है। नहीं समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है। तो एक सेल डिवाइड करती है जब उसमें ग्रोथ होता है। अगर सेल में ग्रोथ ही नहीं होगा, अगर इसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं महसूस होगी सेल को डिवाइड होने की। तो एक सेल डिवाइड कब होती है, जब उसका साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ज्यादा बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस एक कंट्रोलिंग स्टेशन है सेल का, तो न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर हो जाता है साइटोप्लाज्म, तो सेल डिसाइड करती है कि भैया आप हमको डिवाइड करना, नहीं तो हम तो मर जाएंगे। ठीक, तो इसलिए वो 2 न्यूक्लियस ले आती है अपने बढ़े हुए साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये वजह होती है सेल के डिवाइड होने की। तो इस तरीके से आपको ये बता दिया गया कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है। आपकी बॉडी में कुछ सेल ऐसी भी होती है जो लगातार डिवाइड होती रहती हैं, ये इवन एनिमल सेल में, जैसे हम लोग की बॉडी की जो स्किन होती है, देखते हो स्केल निकलता रहता है, तो स्किन की जो अपर लेयर होती है, एपिडर्मिस की जो सेल होती है, एपिडर्मिस, स्किन में 2 लेयर होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। जो एपिडर्मिस वाला लेयर होता है उसकी सबसे ऊपर वाली सेल उखड़ के गिरती रहती है। क्यों? क्योंकि नीचे वाली सेल बार बार डिवाइड करती है, तो ऊपर जो लेयर एक्स्ट्रा बढ़ता है ना, और जैसे जैसे सेल ऊपर आती है मरती जाती है, तो वो टूट के गिरती रहती है। तो कंटिन्यूअस डिवीजन आपको अपने बॉडी में कहाँ मिलता है? स्किन एपिडर्मिस में, ये ध्यान रखना है। तो स्किन एपिडर्मिस में मिलता है। ठीक है, लाइनिंग ऑफ द गट, आपकी एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवार है, सबसे अंदर वाली लेयर, जब आप खाना खाते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल की जो कैविटी है उसमें खाना पचता है ना, तो उसकी सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, जो उसकी दीवार होती है, उसकी सेल उखड़ के गिरती रहती है, क्योंकि उसके पीठ नीचे वाली सेल जो है वो डिवाइड होती रहती है। तो कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ सेल आप देखेंगे इसमें स्किन के एपिडर्मिस में, लाइनिंग ऑफ गट। ठीक है, और एक और जगह देखेंगे ब्लड सेल्स। तो जो ब्लड सेल्स होती हैं वो भी लगातार डिवाइड होती रहती है, वो भी रिप्लेस होती रहती हैं। ठीक है, रिप्लेस होने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से लगातार बन रही हैं। तो कौन सी सेल है जो लगातार रिप्लेस होती रहती हैं? लाइनिंग ऑफ स्किन, लाइनिंग ऑफ गट और ब्लड सेल्स। आरबीसी के लाइफ स्पान पढ़े होगे 120 डेज होती है, तो एक आरबीसी बनने के 120 दिन बाद मर जाएगी, तो आपको फिर से नई आरबीसी चाहिए ना। और हर रोज हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ आरबीसी मरती रहती हैं, मिलियंस ऑफ आरबीसी बनती रहती हैं, तभी तो पेस मेंटेन है। खाली मरेगी ज्यादा और बनेगी कम, तब तो आदमी भी मर जाएगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी। तो एनसीईआरटी में लिखता है
कि कौन कौन सी सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में जो जो कंटिन्यूसली रिप्लेस वो होती रहती है हमारे शरीर में। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें ब्लड सेल है, लाइनिंग ऑफ गट है, एपिडर्मिस है स्किन का, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट किसका होता रहता है? तो कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट होता रहता है अपर एपिडर्मिस का, ठीक है, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, वही जिसको आप स्केल कहते हैं या रूसी कहते हैं, बाल से रूसी निकलती हो, है क्या, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस है। फिर दूसरा है लाइनिंग ऑफ गट, एलिमेंट्री कैनाल की जो अंदरूनी दीवार होती, और तीसरा लिख लेंगे ब्लड सेल्स। इन सेल्स का कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट होता रहता है, तो इनको बनाने के लिए कंटिन्यूअस डिवीजन भी होता रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसी लेयर के नीचे, ठीक है। और प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम सुने होंगे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड करती हैं और इसी वजह से प्लांट में ग्रोथ होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एपिकल मेरिस्टेम है और लेटरल मेरिस्टेम है उसमें कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है और प्लांट का ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है। प्लांट जो मोटाई में बढ़ता है आपको मालूम है कैम्बियम की वजह से बढ़ता है, वो लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। एपिकल मेरिस्टेम स्टेम के टिप पर होता है, उससे स्टेम की लंबाई बढ़ती है, तो प्लांट की लंबाई बढ़ती है एपिकल मेरिस्टेम से, प्लांट की मोटाई बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेम से, जिसका उदाहरण है कैम्बियम। ये हम लोग प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे डिटेल में। तो यानी कि आप देखेंगे कि जो लेटरल मेरिस्टेम है उसका एग्जाम्पल है कैम्बियम, ठीक है, और जो एपिकल मेरिस्टेम है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो उदाहरण एनसीईआरटी बुक में दिए गए, फिर से सुन लो, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, जिसका उदाहरण कैम्बियम है। इनमें अच्छा, एपिकल मेरिस्टेम में तो लगातार डिवीजन होता रहता है और कैम्बियम में लगातार डिवीजन नहीं होता है। आप पढ़ोगे स्प्रिंग सीजन आता है, ऑटम सीजन आता है, तो कैम्बियम की सेल्स 24 घंटे डिवाइड नहीं करती हैं, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम लगातार डिवाइड करता है। बहरहाल आपको एक साल में दोनों में ही डिवीजन देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ इन प्लांट। तो प्लांट में जो कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है वो माइटोसिस की वजह से होता है, और माइटोसिस किस में देखा जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आप देख रहे हैं उसमें दो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम से प्लांट की लंबाई बढ़ती है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, और उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जब कोई प्लांट लंबाई में बढ़ता है तो उसको प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। और लेटरल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट की मोटाई बढ़ती है, लेटरल मेरिस्टेम का उदाहरण है कैम्बियम, तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। जब प्लांट मोटा होता है तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, और जब प्लांट लंबा होता है तो उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एपिकल मेरिस्टेम और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्टेम यानी कैम्बियम। तो अगर माइटोसिस ना होता दुनिया में तो प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, सेल का जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं होता, ग्रोथ कहीं भी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं पाता। एक सेल से जब दो सेल बन ही नहीं पाती बिना माइटोसिस के, तो कहाँ से दुनिया में मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म आते? कोई भी चोट लगता तो वुंड हीलिंग ही नहीं होता, नया सेल का रिप्लेसमेंट ही नहीं होता, नई सेल आती ही नहीं पुराने सेल को हटा करके, तो जीना मुश्किल हो जाता। इंपॉर्टेंट चीज ये है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेल साइकिल पढ़ लिया है, उसमें इंटरफेस भी पढ़ लिया है और माइटोसिस भी पढ़ लिया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक केमिकल है जिसका नाम आपको जानना जरूरी है, कोल्चिसिन। जो कोल्चिसिन होता है वो कोल्चिसिन ये माइटोटिक पॉइजन है, माइटोटिक पॉइजन। और ये जो माइटोटिक पॉइजन होता है ये माइटोसिस को रोकता है, मतलब और ये बेसिकली स्पिंडल एपरेटस को फॉर्म होने नहीं देता, ठीक है ना, इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस, यानी ये स्पिंडल एपरेटस को नहीं बन देता, इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस, यानी स्पिंडल एपरेटस के फॉर्मेशन को रोकता है। एक तरह से कहा जाए तो ये ब्रेकडाउन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर को तोड़ देता है।
तो माइटोसिस को नहीं होने देने वाला जो एजेंट है वो है कोल्चिसिन। ये कोल्चिसिन नेचुरल केमिकल है, ये एक प्लांट होता है कोल्चिकम प्लांट होता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है, उसमें ये पदार्थ पाया जाता है। और इसमें जब भी किसी सेल में क्रोमोसोम के नंबर को डबल करना होता है, ठीक है, तो कोल्चिसिन डाल देते हैं उस सेल में। डबल करना होता है मतलब आपको मालूम है ना कि एनाफेज स्टेज में, आपको मालूम है एनाफेज स्टेज है, तो इसमें जब ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, ठीक, अपोजिट पोल पर जा रहे होते हैं, देखो ना सिस्टर क्रोमैटिड, तो और तो करेगा क्या कि ये जो कोल्चिसिन है ये स्पिंडल अपैरेटस को ये तोड़ देगा। तो अब एक सेल में 1 2 3 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे। कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे एक सेल में। अब पहले कितने थे? 2 थे। और अगर ये पोल पर चले जाते, उनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता, बीच में वॉल बन जाती, तब तो एक सेल में 2 ही क्रोमोसोम आता। लेकिन यहाँ एक सेल में 4 क्रोमोसोम आ रहा है, तो ये जब हमको एक सेल में क्रोमोसोम जितना है उससे डबल करना है, तो उस केस में हम एनाफेज स्टेज में कोल्चिसिन डालेंगे। एनाफेज स्टेज में डालने का मतलब है कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाए, उसके बाद डालिए तो क्रोमोसोम डबल हो जाएगा। तो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम अगर करना होता है एक्सपेरिमेंट में, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, और उसी को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो अगर पॉलीप्लॉइडी डिप्लॉयड है तो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, यानी पॉलीप्लॉइडी अगर इंड्यूस करनी है तो कौन सा केमिकल इस्तेमाल करेंगे? कोल्चिसिन इस्तेमाल करेंगे। और ये कोल्चिकम ऑटोनेल नाम के प्लांट से निकाला जाता है। ये पूछेगा नहीं कौन सा प्लांट से निकाला जाता है, लिलियेसी फैमिली का प्लांट है। तो यही बहुत है कि आप ये ध्यान रखिए कोल्चिसिन क्या है। ये माइटोटिक पॉइजन है, माइटोसिस को कंप्लीट नहीं होने देता है, ये सेल को एनाफेज स्टेज से आगे नहीं बढ़ने देता है। तो टीलोफेज आएगा ही नहीं, 2 नया न्यूक्लियस बनेगा ही नहीं, क्रोमोसोम पोल पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, सेल में ही बने रहेंगे। वही एक सेल के अंदर आपको बहुत सारे क्रोमोसोम दिखेंगे, फिर उन्हीं क्रोमोसोम के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है, मजबूरी में बन जाएगी, क्योंकि अब तो वो आगे का स्टेज होना नहीं है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कुछ समय बाद फिर से उन्हीं 4 क्रोमोसोम के चारों ओर बन जाएगी। ये बात समझ में आए? तो पॉलीप्लॉइडी अगर इंड्यूस करना है तो कौन सा केमिकल इस्तेमाल करेंगे? कोल्चिसिन। ये माइटोटिक पॉइजन है। ऐसे ही प्लांट बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकाइनिन का नाम सुने होंगे, ऑक्सिन का नाम सुने होंगे, जिब्रेलिन का नाम सुने होंगे। उसमें जो खासकर साइटोकाइनिन होता है वो माइटोजन है, वो माइटोसिस को इंड्यूस करता है, वो माइटोसिस की वजह से माइटोसिस होता है। तो जो माइटोजन अगर पूछ दे, माइटोजन मतलब ऐसे केमिकल जो माइटोसिस को इंड्यूस करते हैं, इंड्यूस माइटोसिस, जिसके वजह से माइटोसिस होता है, तो साइटोकाइनिन हो गया। साइटोकाइनिन ये ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट में ग्रोथ हार्मोन है। तो प्लांट में अगर माइटोसिस होता है तो किस हार्मोन की वजह से होता है? साइटोकाइनिन की वजह से होता है। मेन हार्मोन है साइटोकाइनिन। कुछ माइटोसिस ऑक्सिन की वजह से भी होता है, लेकिन मुख्य अगर एक हार्मोन चुनना रहे तो साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन इज अ माइटोजन। कोल्चिसिन क्या है? माइटोटिक पॉइजन है। इससे क्रोमोसोम की डबलिंग होती है, यानी इससे पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस होती है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब जब कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाए 2 से ज्यादा, तो पहले 2n था, डबल हो गया तो 4n, और डबल हो गया तो 8n, तो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है, ठीक। अच्छा, इसके एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि जनरली माइटोसिस की स्टडी हम लोग अनियन रूट टिप सेल में करते हैं, ठीक। अगर ह्यूमन बीइंग में माइटोसिस स्टडी करना है तो जो नाखून का बेस होता है, नेल का बेस, देखो नाखून बढ़ता है ना, जो सेल डिवाइड होती है तो धीरे धीरे मटेरियल भी बनता है। तो बहुत सारी सेल्स हैं जिसमें हम माइटोसिस की स्टडी कर सकते हैं। तो अनियन रूट टिप सेल एक कॉमन सेल होती है, इसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n = 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। पुरानी एनसीईआरटी की बुक में 14 क्रोमोसोम दिया है, लेकिन जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसमें 16 क्रोमोसोम दिया है, और डिप्लॉयड होते हैं, यानी हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती है, यानी 8 पेयर क्रोमोसोम कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसमें सवाल पूछा है कि अगर इस सेल के जीवन फेज में, आफ्टर एस फेज में और आफ्टर G2, आफ्टर एस फेज हो गया, फिर आफ्टर एम फेज में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो भैया देखो, जीवन फेज में 16 होगा, और एस फेज में क्रोमोसोम की डबलिंग होती है लेकिन सेपरेशन नहीं होता है, तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं करेंगे, उतना ही रहेगा। तो आफ्टर एस फेज मतलब G2 फेज में क्या हो जाएगा? 16 ही रहेगा।
और एम फेज के एनाफेज स्टेज में तो डबल हो जाता है, 16 गुना 32, 16 इधर 16 इधर, एक सेल में कितना हो जाएगा 32। लेकिन आफ्टर एम फेज पूछ रहा है, आफ्टर एम फेज का मतलब है कि बीच में वॉल बन गई, दो अलग अलग सेल बन गई, तो यानी 16 ही रहेगा, तो 16। और अगर डीएनए कंटेंट पूछा, इसमें क्रोमोसोम नंबर अगर पूछता है और अगर डीएनए कंटेंट पूछता है, तो डीएनए कंटेंट तो आपको मालूम ही है, बता ही चुके हैं कि जीवन फेज में अगर 2C होगा डीएनए, तो आफ्टर एस फेज डीएनए डबल हो जाता है, 4C हो जाएगा। और आफ्टर एम फेज दो सेल में फिर वो जो डीएनए डबल था आधा आधा बढ़ जाएगा, तो फिर से आफ्टर एम फेज क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट कैसे अलग होता है। अब इसका लास्ट में एक बहुत ही क्लियर डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। उसमें इंटरफेज, एम में कंडेंसेशन, क्रोमोसोम नंबर, डीएनए कंटेंट सब समझ में आ जाएगा। ठीक, मस्त एकदम डायग्राम अभी दिखा। अब देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये पूरा सेल साइकिल का डायग्राम है, जिसमें इंटरफेज भी है और एम फेज भी है। इंटरफेज में G1 फेज, S फेज और G2 फेज, और एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इस डायग्राम को बनाने का मकसद है आपको क्रोमोसोम नंबर, क्रोमैटिड, डीएनए कंटेंट ये समझाना और कंडेंसेशन को भी समझाना। देखिए सबसे पहले हम G1 फेज से शुरू करते हैं। तो G1 फेज में ये मान लीजिए क्रोमैटिन थ्रेड है, ठीक है, ये क्रोमैटिन थ्रेड है, क्रोमैटिन थ्रेड है, ठीक। और इसमें आपको दो क्रोमैटिन थ्रेड दिख रहे हैं जो आगे चल के दो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होंगे। तो क्रोमैटिन थ्रेड है, क्रोमैटिन थ्रेड इस चित्र में कितने दिख रहे हैं? दो। जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही क्रोमैटिन थ्रेड है। हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होंगे तो 46 क्रोमैटिन थ्रेड है। इसमें दो क्रोमैटिन थ्रेड है तो दो क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दो क्रोमैटिन थ्रेड देखा है, ठीक, एक क्रोमैटिन थ्रेड और ये दूसरा क्रोमैटिन थ्रेड। हर क्रोमैटिन थ्रेड एक डीएनए मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्रोमैटिन थ्रेड रिप्रेजेंट्स और डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल एक क्रोमैटिन थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है यानी एक क्रोमैटिन थ्रेड है, ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है यानी दूसरा क्रोमैटिन थ्रेड है। तो दो क्रोमैटिन थ्रेड या दो डीएनए मॉलिक्यूल, और हर डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें दो स्ट्रैंड्स ऐसे लिपटे हुए हैं, दो स्ट्रैंड्स लिपटे हुए हैं, यहाँ भी दो स्ट्रैंड्स लिपटे हुए हैं। तो यहाँ पर आप टोटल देख रहे हैं कि अगर टोटल दो क्रोमैटिन थ्रेड है, क्रोमैटिन थ्रेड की संख्या दो है, तो डीएनए मॉलिक्यूल की भी संख्या यहाँ दो है, और टोटल डीएनए स्ट्रैंड कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक। वो तो आपको काउंट करना है, एक डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड होंगे तो दो डीएनए मॉलिक्यूल में 4 स्ट्रैंड होंगे, ठीक। अब G1 फेज में आप देख रहे हैं क्रोमोसोम में मतलब क्वाइलिंग है बट बहुत कम क्वाइलिंग है, बहुत कम क्वाइलिंग है, ठीक है। और जब आप S फेज में आएंगे तो यहाँ पर क्वाइलिंग सबसे कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा धागा को खुलना पड़ता है, नहीं पूरा धागा खुलेगा तो नया डीएनए बन ही नहीं पाएगा। तो लीस्ट क्वाइलिंग, या एक तरह से कहा जाए कि लीस्ट क्वाइलिंग अगर आपको क्रोमैटिन थ्रेड में दिखेगी तो कब दिखेगी? जब S फेज आएगा। तो S फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो देख रहे हो एक क्रोमैटिन थ्रेड से अब देख रहे हो दो क्रोमैटिन थ्रेड बन गए। यहाँ दो क्रोमैटिन थ्रेड है ना, जैसे देख रहे हो एक डीएनए मॉलिक्यूल है तो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है। तो ऐसे टोटल यहाँ पर डीएनए डुप्लीकेशन हुआ है, लेकिन क्रोमैटिन थ्रेड की संख्या दो ही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ भी दो क्रोमैटिन थ्रेड है, 2 क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है। यहाँ भी दो क्रोमैटिन थ्रेड है, एक ये और एक ये, ठीक है। और लेकिन हर क्रोमैटिन थ्रेड में अब टोटल 4 डीएनए मॉलिक्यूल हो गए। दो क्रोमैटिन थ्रेड है, अब टोटल कितने डीएनए मॉलिक्यूल हो गए? 4। एक डीएनए मॉलिक्यूल, दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल, तीसरा डीएनए मॉलिक्यूल, चौथा डीएनए मॉलिक्यूल, तो 4 डीएनए मॉलिक्यूल। अगर ये दोनों क्रोमैटिन थ्रेड सेपरेट हो जाते हैं, ये भी अलग हो जाता है, ये भी अलग हो जाता है, तो 4 क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। लेकिन यहाँ दो डीएनए मॉलिक्यूल डबल हो गया, लेकिन क्रोमैटिन थ्रेड सेपरेट नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, तो डीएनए कंटेंट डबल हो गया लेकिन क्रोमैटिन थ्रेड नहीं रहा। यहाँ भी दो क्रोमैटिन थ्रेड, यहाँ भी दो क्रोमैटिन थ्रेड, इसमें एक क्रोमैटिन थ्रेड में एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें एक क्रोमैटिन थ्रेड में दो डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक। अब इसके बाद आइए G2 फेज। G2 फेज में आते हैं। अच्छा, क्रोमैटिन थ्रेड को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। टेक्निकली क्रोमोसोम शब्द शुरू होता है प्रोफेज स्टेज से।
इसके पहले हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन मटेरियल शब्द इस्तेमाल करते हैं, बट बोला जा सकता है। तो जिसको क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं इसको भी क्रोमोसोम बोल दीजिए। तो 2 क्रोमैटिन थ्रेड या 2 क्रोमोसोम या 2 डीएनए मॉलिक्यूल G1 फेज में, 2 क्रोमैटिन थ्रेड या 2 क्रोमोसोम या 4 डीएनए मॉलिक्यूल S फेज में। ठीक, यहाँ 2 का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है। आप ऐसे 10 क्रोमैटिन थ्रेड से भी ऐसे ही बना सकते हैं। इसके बाद G2 फेज में भी देखिए 2 क्रोमैटिन थ्रेड या 2 क्रोमोसोम या 4 डीएनए मॉलिक्यूल, 2 क्रोमैटिन थ्रेड और 4 डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब हुआ कि एस फेज में के लास्ट में आपको डीएनए डबल हो जाएगा और ये G2 फेज में भी डीएनए डबल रहेगा। कंटेंट डीएनए का पहले अगर 2C था तो यहाँ 4C हो गया, यहाँ भी 4C है, यहाँ भी 4C है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ देखो प्रोफेज स्टेज में एम फेज की शुरुआत होगी। एम फेज में आप पढ़े हैं कि क्रोमैटिन थ्रेड में कंडेंसेशन होने लगता है और वो घना, छोटा, मोटा हो जाता है, क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर आप क्रोमोसोम का इस्तेमाल करेंगे तो क्रोमैटिन थ्रेड के जगह पर क्रोमोसोम लिखने लगेंगे, क्रोमोसोम लिखने लगेंगे। टोटल यहाँ 2 क्रोमोसोम्स हैं और 4 डीएनए, 1 डीएनए, दूसरा डीएनए, तीसरा डीएनए, चौथा डीएनए, 4 डीएनए। और यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स भी दिखेंगे आपको। सिस्टर क्रोमैटिड वही जो इस क्रोमैटिन थ्रेड की सिस्टर है, वो दूसरी वाली क्रोमैटिन थ्रेड भी तो है, जब तक सेपरेट नहीं है तब तक सिस्टर बोलेंगे। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। वही इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे, इन दोनों को सिस्टर कहेंगे, इन दोनों को सिस्टर कहेंगे, इन दोनों को सिस्टर कहेंगे। तो वही चीज है, सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। फिर मेटाफेज प्लेट में देखिए आके अरेंज हो गए। तो यहाँ भी इस मेटाफेज स्टेज में भी सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2 क्रोमोसोम हो गए। प्रोफेज स्टेज में भी सेल में कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है। G2 फेज में भी सेल में कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है। S फेज में भी 2 क्रोमोसोम है। G1 फेज में भी 2 क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हुआ है, 2 2 2 2 2 एक ही। और डीएनए का कंटेंट देखो, डीएनए अगर यहाँ पर 2C है तो यहाँ डबल हो गया, 4C हो गया। यहाँ भी 4C है, यहाँ भी 4C है। भाई 1 2 3 4 किसके कंपैरिजन में? 1 डीएनए, दूसरा डीएनए, यहाँ 1 डीएनए, 2 डीएनए, 3 डीएनए, 4 डीएनए। तो डीएनए कंटेंट केवल G1 में 2C है। S फेज के एंड पर 4C हो जाएगा, G2 में 4C हो जाएगा, प्रो फेज में 4C हो जाएगा, यहाँ भी 4C होगा डीएनए कंटेंट, ठीक है। डबल 4C मतलब डबल, 2C का डबल, जितना था डीएनए डबल, क्रोमोसोम नंबर सेम, क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलेगा। और जैसे जैसे आप देखोगे क्रोमैटिन थ्रेड में कॉइलिंग होती जाएगी और यहाँ मैक्सिमम कंडेंसेशन दिखेगा। मेटाफेज स्टेज में मैक्सिमम कंडेंसेशन दिखता है क्रोमोसोम का, सबसे ज्यादा घना। इसीलिए क्रोमोसोम का स्टडी करना हो उसके स्ट्रक्चर का तो कौन सा स्टेज में देखेंगे? मेटाफेज स्टेज में देखेंगे, ठीक। इसके बाद अब आओ, जब एनाफेज स्टेज में आओ, देखो बेटा सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा तो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमोसोम कहे जाएंगे। यहाँ क्रोमोसोम बढ़ गया, क्रोमोसोम डबल हो गया। जो 2 क्रोमोसोम था, 2 क्रोमोसोम जो तुमको दिख रहा था इसके पहले, वो सारा 2 क्रोमोसोम वो अब 4 क्रोमोसोम हो गया। तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है सेल साइकिल के किस स्टेज में? एनाफेज स्टेज में। और वही बोला था आपको कि एनाफेज स्टेज में कोल्चिसिन डाल दो, माइटोटिक कॉइलन, तो ये स्पिंडल अपरेटस को क्या कर देगा? तोड़ देगा, जिससे कि एक सेल के अंदर यही 4 डबल क्रोमोसोम दिखाई देंगे। जितना ओरिजिनल 2 क्रोमोसोम था उसका डबल क्रोमोसोम किस स्टेज में दिखेगा? एनाफेज स्टेज में। और जब प्लॉइडी डबल हो जाती है तो उसी को पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। तो कोल्चिसिन से पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस होती है। और जब ये टीलोफेज स्टेज आएगा तो ये क्रोमोसोम इस पोल पर, ये क्रोमोसोम इस पोल पर न्यूक्लियस बन जाएगा और बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो फिर से टीलोफेज स्टेज में क्रोमोसोम उतना ही हो जाएगा, 2 क्रोमोसोम हर सेल में। और डीएनए कंटेंट फिर अब देखो, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल, 2C इसमें भी, 2C इसमें। तो टीलोफेज स्टेज में हर सेल में, ईच सेल में क्रोमोसोम भी 2, डीएनए कंटेंट भी 2। G1 फेज में हर सेल में क्रोमोसोम भी 2, डीएनए कंटेंट भी 2। S फेज में क्रोमोसोम 2, डीएनए कंटेंट 4। G2 फेज में क्रोमोसोम 2, डीएनए कंटेंट 4। प्रो फेज में क्रोमोसोम 2, डीएनए कंटेंट 4। मेटाफेज में क्रोमोसोम 2, डीएनए कंटेंट 4।
एनाफेज में क्रोमोसोम 4 और डीएनए कंटेंट भी 4, तो 4 क्रोमोसोम भी है और 4C डीएनए कंटेंट भी है। इस सेल के अंदर तो डीएनए 4 है ना मॉलिक्यूल, और क्रोमोसोम भी 4 है। तो कौन सी स्टेज हो गई सेल डिवीजन की जिसमें डीएनए कंटेंट 4C होता है, क्रोमोसोम भी जो है वो डबल हो जाता है। तो आप या टीलोफेज में क्रोमोसोम 2 डीएनए कंटेंट 2। आप देखेंगे जैसे जैसे G1 फेज से S फेज में आओगे को अनक्वालिंग होती जाएगी, S फेज में सबसे ज्यादा अनक्वालिंग होगी, और जब G2 में जाएंगे तो फिर क्वालिंग शुरू हो जाएगी। प्रोफेज में आओगे और ज्यादा क्वालिंग होने लगेगी, कंडेंसेशन। मेटाफेज में जाओगे सबसे ज्यादा क्वालिंग होगी, एकदम मैक्सिमम क्वालिंग होगी, क्रोमोसोम बन के तैयार होगी। उसके बाद एनाफेज में जाओगे तो फिर से अनक्वालिंग की शुरुआत हो जाती है हल्का सा। लीडोफेज में जाओगे पूरी तरह अनक्वाइल हो जाएगा, और G1 फेज में अगर जाओगे तो फिर अनक्वाइलिंग और ज्यादा बढ़ेगी, ताकि उसको S फेज में जाना है तो वहां पूरी तरह से खुल जाना है। तो ये क्वाइलिंग देखो, S फेज से जब हम ऐसे जाते हैं तो क्वाइलिंग बढ़ती जाती है, फिर अनक्वाइल होने लगता है। यहां से मेटाफेज तक क्वाइलिंग, अब मेटाफेज से फिर यहां तक अनक्वाइलिंग, क्वाइलिंग अनक्वाइलिंग, ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, डीएनए देख रहे हो, डीएनए कंटेंट एनाफेज स्टेज तक, डीएनए कंटेंट एनाफेज मेटाफेज स्टेज तक, एनाफेज स्टेज तक जो है वो 2C से 4, S फेज में 4C होने के बाद वो एनाफेज स्टेज तक 4C रहता है, टीलोफेज में फिर 2C हो जाता है। क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ एनाफेज स्टेज में आपको डबल दिखेगा, 2 क्रोमोसोम है तो 4, अगर यहाँ 50 क्रोमोसोम से सेल शुरू करोगे तो यहाँ 100 क्रोमोसोम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया सेल साइकिल, जिसमें इंटरफेस समझा दिया, माइटोसिस समझा दिया।